नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विजिट की, लोगों को बहुत ज़्यादा होप्स थी कि यहां पर नई डेवलपमेंट्स होंगी और नए नए ऐलानात होंगे, मगर जिस तरीके से इस समय बातें सामने आ रही हैं वही पुराने वादे और उसी तरीके से जिस तरीके से पुराने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं उन्हीं की इनॉग्रेशन हुई है और इस तरीके के इल्ज़ाम जो है वो इस समय अपोजिशन पार्टीज़ लगा रही हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन यहाँ पर रविंद्र शर्मा जी। इनसे जानेंगे। शर्मा साहब, आप मुझे बताइए, मोदी साहब की जो विजिट थी पल्ली विलेज में, एक बहुत बड़ा जो था एक रैली हुई है वहाँ पर और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। जितनी उम्मीदें इस रैली से पहले थी, इस समय लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा है कि जो उम्मीदें उन्होंने लगाई थी वैसा हुआ नहीं। देखिए, वो सरकारी रैली थी और सरकारी तंत्र इस्तेमाल हुआ, सारे साधन और गाड़ियां और सरकारी मुलाजिम और बाकी पंचायत राज के नुमाइंदों को बुलाया गया। हर वीडियो की ड्यूटी थी कि आपने इतने पंचायत के नुमाइंदे लाने हैं। गाड़ियां भी थी, लेकिन बहुत सी गाड़ियां खाली भी आई और जितनी उम्मीद थी उतनी जनता आई नहीं। और जो गए भी थे डेली वेजर्स को, नीड बेस्ड बाकी लोग सुनने के लिए शायद हमारे लिए कोई ऐसा तोहफा हो जाए, वो भी निराश आए। हमको तो उम्मीद कोई नहीं थी, हमें पता है कि उन्होंने वही बातें करनी हैं। और लेकिन यह है कि फिर भी हम सोचते थे कि कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव, कोई चुनाव की बात, कोई राज्य का दर्जा बहाल करने की बात, कोई उसके बारे में इशारा करेंगे, वो बात करेंगे। पहाड़ीज को बुलाया गया था, गुजरों को बुलाया गया था, तो प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो लोगों की उम्मीद थी कि कुछ कहेंगे। खास करके 3.25 साल हो गए कि यहाँ रियासत का दर्जा ख़त्म किए हुए और फिर पार्लियामेंट में कह भी दिया कि हम वापस बहाल करेंगे, जल्द करेंगे, और लोग सोचते शायद कुछ कह दें। और दूसरा बात ये थी कि 4 साल होने वाले हैं कि यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, डेमोक्रेसी नहीं, असेंबली ख़त्म करके सरकार तोड़ के और असेंबली भंग कर दी गई। उसके बारे में क्या रोड मैप है, कम से कम ये सरकार को कहना होता है। मैं माफ़ करना है कि पीएमओ में बैठे मंत्री कानून पढ़ाते हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। इलेक्शन कमीशन को सरकार रिक्वेशन भेजती है, डेटें इलेक्शन कमीशन तय करता है, कंडक्ट वो करता है, कलेक्शन करवाना नहीं करवाना वो सरकार का फैसला होता है। सरकार इलेक्शन कमीशन को जो है वो लिखती है और कहती है कि हाँ यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे असेंबली भंग है, हालात ख़राब हैं। जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी इलेक्शन कमीशन को कि हम आपको व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं वहाँ चुनाव हो, तब तक इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा? और इसलिए वो ऐसे गुमराह करते हैं। तो उसके बारे में मोदी जी को कहना था कि अनकरीब या कुछ अरसे के बाद यहाँ डेमोक्रेसी बहाल होगी, चुनाव होंगे। तो गोलमोल बातें की जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका जिक्र ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट, उसका जिक्र ही नहीं हुआ। 25% अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बड़ी तादाद में जो सेमी एम्प्लॉयड, डेली वेजर, नीड बेस, कैजुअल, कंट्रेक्चुअल, डाक और टेम्परेरी बेस पे लोग लगे हैं। 2-2 दशकों से लगे हैं, 10-10 साल से, 15-15 साल से लगे हैं। कोई NRHM में है, कोई किसी में, कोई बात जिक्र नहीं। नरेंद्र मोदी जी की विजिट जो प्रोजेक्ट आपने ठीक कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि प्रधानमंत्री जी वो फोटो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के फोटो छाए हुए कि जो रेटले प्रोजेक्ट की आप बात करते हो, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बाज़ाब्ता उसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ और उसका बाद टेंडर हुए, GVG कंपनी को ठेका भी मिला और उन्होंने काम भी शुरू किया और वो कोई डिस्प्यूट हो गया, उसका दोबारा शिलान्यास होता है। और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं उनका उद्घाटन होना वो स्वाभाविक है। वो तो एक प्रोजेक्ट आज शुरू होता है तो 4 साल 6 साल के बाद पूरा होता है और उसका वो ज़रूर करें, लोगों को समझ आती है। लेकिन यह कि कई बातें ऐसे बातें हैं, सबको पता है कि यूपीए ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज 2 कैंसर इंस्टीट्यूट दिए थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के 5 मेडिकल कॉलेज हमको, आज ये सरकार कहती है कि हम 7 मेडिकल कॉलेज, हम प्रधानमंत्री का श्रेय है। वही प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, मोदी जी ने। तो जिस तरीके से PRIs जो थे वो रिपोर्टर्स एरिया से भी आए थे और आज सुबह एक बड़ा दुखद जो रात को हादसा भी हुआ है, उसमें एक PRI जो है कुपवाड़ा से उनकी डेथ हुई है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की उम्मीदें थी उनकी भी, और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने मुद्दे जो थे वो रखे थे प्रधानमंत्री के सामने कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स उन लोगों को आ रही है, क्या लगता है आपको? कि मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री जी जम्मू की धरती से देश को सुना रहे थे, वो देश को जम्मू कश्मीर के साथ नहीं खड़ा कर रहे थे।
वो यहाँ से बता रहे थे कि हमने कितनी पंचायत राज मजबूत कर दिया, इतने लोग चुनाव कर गए, ये बातें कि देश में उनको फिक्र रहता है बाकी जगह। यहाँ तो चुनाव होगा नहीं होगा, यहाँ उनके अपने हथकंडे हैं, लेकिन देश को बताने को उनको क्या पता है। ये भी कहा जाता है दलितों को पहली बार हक मिलेगा, उनको क्या पता कि यहाँ 7 MLA पिछले 50 साल से दलित की रिजर्वेशन है। लेकिन जब प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर यहाँ कहेगा, पार्लियामेंट कहेगा, कौन साउथ इंडिया में जानता है, उनको तो जम्मू और कश्मीर का अंतर भी नहीं पता, इसलिए वो ऐसी बातें की जाती हैं। अब हम उसकी सफाई कितनी भी देंगे, बड़े लाउड स्पीकर को मैं एक माइक से नहीं काउंटर कर पाता, लेकिन हकीकत तो ये है कि बहुत सी चीज़ें गलत बताई जाती हैं। और इसलिए PRI का भी मैं बताऊं कि ये 3 टायर सिस्टम, मैं भी विधान परिषद का सदस्य रहा और 73rd अमेंडमेंट का सारा ड्राफ्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसका आथर में था, और उसमें सैफुद्दीन सोज थे, बाकी मीर साहब थे मेंबर, लेकिन इसका मेनली मैंने बताया जो गवर्नमेंट को दिया कि ये जो कमियां हैं जम्मू कश्मीर के पंचायत राज एक्ट में और 73rd में, ये चीज़ें पूरी करो। और जो 14 मार्च 2014 को सारी चीज़ें बना दी गई। एक इन्होंने DDC का चुनाव बीच में करवाया और वो अमेंडमेंट की। बाकी जो 3 टायर सिस्टम जो है 73rd का 33% महिलाओं का आरक्षण, SC को, ST को, पंच से लेकर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तक, ये कांग्रेस NC ने बनाया। इससे पहले PDP के दौरान भी हमने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, SC और ST के लिए किया था, लेकिन फिर कुछ बचा था। कानून हमने बनाया, चुनाव जरूर इन्होंने करवाया, लेकिन असेंबली चुनाव नहीं करा रहे, सिर्फ दुनिया को और देश को दिखाना चाहते हैं हमने बहुत डेमोक्रेसी मजबूत की, लेकिन यहाँ प्रॉक्सी से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। तो क्या लगता है 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है शुरू होंगे और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में नई धार जो है वो डेवलपमेंट की बहेगी? देखिए, एक प्रोजेक्ट जो है वो 8,000 करोड़ का मान लीजिए है, वो 8,000 करोड़ 8 साल में खर्च होता है। दूसरा प्रोजेक्ट 2,000 करोड़ का है, वो 5 साल में होता है, उसका 10,000 हो गया। तीसरा प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ का है, वो उसको जमा करो 13,000 करोड़ हो गया। इसलिए प्रोजेक्ट जो हैं वो ये नहीं है कि इसी साल खर्च होना है, और ये पहले भी होता रहा है, लेकिन ये नया तरीका सीख लिया है कि जो प्रोजेक्ट बनाना है, अब कोई प्रोजेक्ट जो भी होता है 1,000, 2,000, 500 करोड़ से कम तो होता नहीं, तो उसको 10 साल में भी अगर मुकम्मल करना है तो एक ही बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐलान करते हैं इतने 1,000 करोड़ रुपया दिया। वो एक बार लालू प्रसाद जी ने मजाक भी उड़ाया था, उन्होंने कहा, वो कहते हैं 10,000, 20,000, लाख, 50, 60, 2 लाख, कितना चाहिए मुझे वोट दे दो। तो उसने मजाक उड़ाया था। तो बजट का भी आप हिसाब लगा देते हो कि हमने पूरे साल में कितना देना है, 5 साल में कितना देना है, तो गिन के दे दो 80,000 करोड़ हो गए बजट। पैसा जब बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, ये फिगर्स कहीं ग्राउंड पे इनके 24,000 करोड़ का पैकेज दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004। अगर आज के वैल्यू के मुताबिक अगर आप गिनेंगे तो वो जो है वो 2,40,000 करोड़ होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये 5 साल में हम ये 24,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे बिजली के लिए, उसमें करीब 16-17,000 करोड़ था। ये जितने पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने कहा कि 18,000 से 17,000 करोड़ पावर के लिए खर्च होगा। और बाकी ये रोड आप देख रहे हैं, जो टनल बन रही हैं, जो लद्दाख तक ज़ुलज़िला टनल बन रही हैं, ये नाशनी टनल बनी, ये रेलवे ट्रेन कटरा तक पहुंच गई थी। 1 महीने के बाद मोदी जी आगे उद्घाटन करने, मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, ट्रेन फंस गई मोदी जी के उद्घाटन के बाद। लेकिन इन्होंने कहा कि पहला नाम वैष्णो माता को मैं लिखवा दूँ। अब कह दिया जी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। मुझे बताओ कोई नया रास्ता खोज रहे हैं? जम्मू और दिल्ली, कटरा और दिल्ली के बीच में हाईवे है ना, बस सब लोग जानते हैं। उसी हाईवे का नाम एक्सप्रेस वे रख लो, आप थोड़ा सा उसको वाइडनिंग कर दो। ये तो रेगुलर प्रोसेस है कि कोई रोड बनी है उसको अपग्रेड करना है या वाइडनिंग करनी है, उसका नाम आप एक्सप्रेस वे रख देंगे। अभी 4 लेन है, उसको 6 लेन करेंगे। चलो मैं कह रहा हूँ ना, वो जिसने पहली 4 लेन बनाई, 2 लेन बनाई, उसको मुबारकबाद। उसके बाद इनको भी मुबारकबाद कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। लेकिन ये ऐसे बताते हैं जैसे पहली बार वैष्णो माता को दिल्ली से लिंक किया जाएगा कि जनाब एक्सप्रेस वे बनना अच्छी बात है, आपका काम है, ये लोगों ने चुना है। 8 साल 10 साल से आप बैठे हो और आपको तो कुछ करना ही है। जो पहली सरकारों ने काम किए हैं, जो मेडिकल कॉलेज ये कहते हैं वो अभी तक नहीं बन पाए, साल हो गए 8।
तो इसलिए नई बातें नहीं हैं, ये पुरानी बातें हैं, उन्हीं को लपेट के लिफाफा लगा के तो ये बता रहे हैं। लेकिन असल बात जो थी, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की समस्या थी, जो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड की समस्या थी, जम्मू कश्मीर के सेमी एम्प्लॉयड या टेम्परेरी एम्प्लॉयड की समस्या थी, उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी कहते, जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस करने की ज़रूरत थी उस पर कहते। ये प्रोजेक्ट अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि पंचायतों को पूछ लो तो कैपेक्स बजट कहते हैं जी इतना बजट बन गया, बाद में खबर आती है साल के बाद ना वो 50% वापस हो गया, खर्च नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आप बड़े सालों से सियासत में हैं और आप इस समय एमएलसी भी रह चुके हैं, आप अलग अलग पदों पर भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि अगर आप में विल पावर हो तो एक गांव को अगर वो 21 दिन में 20 दिन में उसको डेवलप कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि इस 70 साल में क्यों नहीं हमारे गांव डेवलप हुए? नहीं, एक गांव को डेवलप करना और सैकड़ों गांव को एक उस तरह बनाना, ये तो ठीक है। गवर्नमेंट का एक मॉडल होगा कि हमने वहाँ सोलर प्रोजेक्ट बनाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सरकार ने ही शुरुआत की थी 2002 में कि मॉडल विलेज बनाइए। 119 ब्लॉक में मॉडल विलेज का स्कीम चली थी, 119 मॉडल विलेज आए थे और उनमें रोड्स व्यवस्थाएं सारी पक्की की थी। आपको पता है ये यूपी और कांग्रेस की देन थी कि मॉडल विलेज। और उसके बाद फिर 8-8 करोड़ 10-10 करोड़, लेकिन उस मॉडल विलेज में कम से कम उस वक्त 2.5-3, अब तो 25 करोड़ है क्योंकि 2 करोड़ की कीमत आज 20 करोड़ है। तो वो मॉडल विलेज बने थे, यहाँ बिजली, पानी, सड़क, गलियाँ, ये सारी चीज़ की व्यवस्था की गई कि लोगों को दिखाया जाए, बस स्टैंड से लेके हर चीज़। तो इसलिए ये नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आना था, उन्होंने एक सोलर प्रोजेक्ट उसको सोलर वो लगा दिया, वो नई बात है। बाकी तो थोड़ा बहुत जहाँ भी वीआईपी जाना होता है, क्योंकि वो पंडाल लगना था, वो चीज़ें लगनी थी, और थोड़ा उनको लगता है कि कठुआ सांबा में उनका बेस ज़्यादा खिसक गया है, इसलिए उन्होंने उस जगह को चुन लिया। तो पल्ली गांव को कोई नहीं जानता था, तो यहाँ प्रधानमंत्री आप यहाँ एक्सचेंज जाना हो तो आपको पता है कि सड़क जो है वो मरम्मत हो जाती है। तो ये तो प्रधानमंत्री आ रहे थे। तो क्या लगा आपको कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो जम्मू का हाल हो रहा है इस समय, बिजली आप देख रहे हैं रात में 8-8, 10-10 घंटे जम्मू के शहर में, मेन हार्ट ऑफ द सिटी में आप रात को इतनी प्रॉब्लम आती है, क्या वजूहत लगती है कि जैसे ही गर्मियाँ इस समय बढ़ रही हैं, स्मार्ट मीटरिंग की बात की जा रही है, 24/7 की बात की जा रही है, बड़े बड़े सपने, मगर रात को 8-8, 7-8 घंटे जो हैं वो रात के कट हैं? बिल्कुल, ये पहली बार देखने को मिला कि पहले भी सरकारें होती थी 8 घंटे 9 घंटे, वो उस वक्त कमी होती थी, लेकिन बारो किया जाता था, खरीदते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार हो, और ये हालत है जम्मू में भी, कश्मीर में भी, कि आपको पता ही नहीं कब बिजली आएगी कब जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि 14-14, 15-15 घंटे जो है वो बिजली गायब है। ये तो शहरों की हालत आप देख रहे हैं, गाँव में तो पता ही नहीं। मैं अब जा रहा हूँ गाँव अपने, और मुझे पता ही नहीं रात को कितने बजे उठना, कितने बजे जागना, कितनी, क्योंकि गर्मी हो जाती है तो कोई बिजली की व्यवस्था नहीं। ये पहली बार इतनी बड़ी गंभीर संकट है, इसकी वजह क्या है ये सरकार को बताना चाहिए और इसको मीटर करना चाहिए। और फिर आप बिजली के बिल देखो कि लाखों रुपए के बिल, वो कंप्यूटर है कि क्या चीज़ है? क्योंकि बात यह है कि इतने फाल्टी बिल और नकली गाली बिल आ रहे हैं, और फिर वो कहते नहीं जनाब ये कंप्यूटर में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो इसलिए लोग बिल से ही परेशान हैं। पानी भी आपका बहुत बहुत गांव ऐसे हैं मैक्सिमम जहाँ पे 10वें दिन, 8वें दिन, 6वें दिन पानी आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स ठोक दिया। आपने हैंडपम्प अपने खर्चे से लगाया, टैक्स लगा दिया, ट्यूबवेल आपने लगाया, टैक्स लगा दिया, कुआं निकाला, टैक्स लगा दिया। ये सरकार की देन है। टोल टैक्स, फलाने टैक्स, कितने टैक्स लोग देंगे? और बिजली की हालत बहुत बड़ी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को ये याद नहीं आया कि 2 दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ उनकी रैली को देखते हुए। उस दिन भी वहाँ पे हमला हुआ जहाँ पर उनकी रैली थी, उनके थोड़ी दूर में कोई ब्लास्ट हुआ। और रोज़ कश्मीरी पंडित, जिनके लिए आप बहुत हमदर्दी करते थे, बिल्कुल हमदर्दी के कायल हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ से निकाला गया जुल्म से, और वो अपने देश में विस्थापित हैं, उनकी एक शब्द नहीं कहा। आज सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, सिख भी मारे जा रहे हैं, और आउटसाइड लेबरर्स मारे जा रहे हैं। जो लोग वहाँ 30-30 साल से मजदूरी करते थे उनको नहीं मारते थे। ये तो इनकी यूटी 370 तोड़ने के बाद ही हालत हो गई है। तो इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। पाकिस्तान ने एतराज़ किया कि मोदी जी का दौरे के ऊपर,
लेकिन मोदी जी को हिम्मत नहीं हुई कि 56 इंच का सीना दिखाते, कड़ा संदेश देते पाकिस्तान को। क्या ये वो ही मोदी जी हैं कि नकली मोदी जी हो गए जो 2014 से पहले कहते थे कैसे मिलिटेंट अंदर आ जाते हैं, मनमोहन सिंह की बीएसएफ, मनमोहन सिंह की जो आर्मी है, और आज वो बात ही नहीं करते। आतंकवाद की बात नहीं, दुनिया पे एक खतरा है और जम्मू कश्मीर एपिसेंटर है। यहाँ पे आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रकोप है। यहाँ से देश का प्रधानमंत्री दुनिया को संदेश देना चाहिए था कि हम आतंकवाद को की कमर तोड़ेंगे। और जम्मू में अफगानी मिलिटेंट आकर के यहाँ मुसलमानों मारते हैं और एक जवान शहीद हुआ, 10 जख्मी थे, उनके लिए एक शब्द नहीं कह सके। तो अगर किसी और प्रधानमंत्री ने किया होता तो शायद पूरी भाजपा ही सड़कों पे होती, लेकिन वहाँ वाजपेयी नाच रहे थे नीचे खड़े होकर के, रैली सरकारी थी और श्रेय वो छातियाँ वो पीट रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस भी जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इतनी इस समय उतनी इकट्ठी नहीं है, कांग्रेस में इतना बल नहीं है, एक एज ए अपोजिशन जो काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं आवाज जितनी जोरों से उठनी चाहिए, कांग्रेस अपने जोरों तोरों से आवाज बुलंद कर रही है। ये कांग्रेस ही जिम्मेवार है कि इस देश में इतनी बड़ी आज़ादी दी थी। आज तो बोलना ही गुनाह है। कांग्रेस जिम्मेवार है कि कांग्रेस ने लोगों को इतनी बड़ी आज़ादी दी कि आप जो मर्जी दो, गाली भी दो, तो मगर यह है कि डेमोक्रेसी है, आप अपने मुंह पे थूकते रहो, मगर गलत बोलोगे, गलत किसी को गाली दोगे, मैं आपको गाली दूंगा, आपको नहीं लगेगी, मेरा मुंह खराब होगा। लेकिन हमने इतनी बड़ी आज़ादी दी। आज एक शब्द लिख के देखो, पत्रकार अंदर होते हैं, रिसर्चर अंदर होते हैं, कोई लफ्ज़ किसी ने लिख दिया गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो देशद्रोह हो जाता है। और इस किस्म की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, एक हमारा दलित एमएलए, बहुत मशहूर एमएलए है गुजरात में, उसको अंदर ठोक गया। अगर उन्होंने कोई बात कही है, कुछ सवाल खड़ा किया कि सरकार इस तरह से करती है, तो सरकार जो है दमन की नीति अपना रही है। इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर ने बनाए थे, उसको बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। कल हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा की है कि आप लाउड स्पीकर लगा करके एक दूसरे को उत्तेजित करोगे। ये है हिंदुस्तान, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा था कि आप एक दूसरे धर्म को भड़काओगे, आग लगाओगे, लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे, वो बिजली भूल जाएंगे, पानी भूल जाएंगे कि 12 घंटे बिजली नहीं आ रही, उनको महंगाई भूल जाएगी, उनको टैक्स भूल जाएंगे, वो कहेंगे कि एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाएंगे। ये वातावरण बनाया जा रहा है देश के अंदर, क्योंकि इनको डिलीवर नहीं हो रहा। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी हर साल, वादा करके आ गया, अब बात नहीं करते मोदी जी। और इसलिए ये तमाम चीज़ों को, आकर्षण को हटाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। क्या लगता है आपको बीजेपी की अगली नज़र जो है वो महाराष्ट्र में है और राजस्थान में है, क्योंकि वहीं पर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखती है? देखिए, बीजेपी की नज़र नहीं है, सरकार की नज़र है। सरकार के पास मैग्नेट भी हैं, सरकार के पास हर किस्म के हथियार भी हैं, सरकार के पास सीबीआई भी है, सरकार के पास ईडी भी है, सरकार के पास सारे संवैधानिक संस्था भी हैं, और सरकार के पास पूरी, एक थानेदार आपके पास हो तो आप इलाके के मालिक होते हो, तो इनके पास तो सारा कुछ है। इसलिए बनी बनाई सरकारें, कितनी पार्टी विद डिफरेंस, सिद्धांतों वाली पार्टी, चुनी हुई सरकार के एमएलए खरीदती है, उनका इस्तीफा दिलवाती है, फिर वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर वो पार्टी की टिकट लेते हैं बीजेपी की, फिर वो द्वारा उनको जिताया जाता है और फिर सरकार बनाई जाती है। मध्य प्रदेश ये मिसालें नहीं है, कर्नाटका तो इसीलिए चुना था। कांग्रेस पे तो बड़े बड़े तनाश काटते थे आप, कांग्रेस ने तो चुनी हुई सरकार ऐसे तो नहीं किया। अगर 50 साल 60 साल पहले कोई एक जगह 2 जगह कोई बात अगर ऐसी हुई है तो आप उसका प्रेसिडेंट बनाते हैं, उसकी मिसाल बनाते हैं, और आप कहते हैं कि आपके दादा ने पानी गंदा किया था। वो जहाँ शेर बकरी की कहानी वो है कि भाई उसने कहा कि बकरे को कि भाई आप पानी गंदा कर रहे हो, उसने कहा गुरुजी मैं तो नीचे की तरफ हूँ, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा नहीं, फिर तुम्हारे बाप दादा किसी ने गंदा किया होगा, इसलिए उसकी सजा मैं आपको दूंगा। तो ये कर रही है मोदी सरकार और बीजेपी। तो बुलडोजर पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं आप? ये भी आने वाले दिनों में देश भर में आस्ता आस्ता लागू हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी शायद आने वाले दिनों में लागू। देखिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स तो यहाँ सबसे पहले चलती है, आप नहीं देखते कि जहाँ दिल करता है बुलडोजर चले ना, जिन्होंने आर्मी की वायलेशन की, जहाँ आर्मी ने हाईकोर्ट में रिटें की, आपके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग, उधर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आप सिलेक्टिवली बुलडोजर क्यों चलाते हैं? गरीब पे बुलडोजर क्यों चलता है?
वो अमीर पे क्यों नहीं चलता, वो बीजेपी के नेता पे क्यों नहीं चलता, उसके घर ईडी क्यों नहीं जाती। सब दूध के दुले। यहाँ से कहीं किसी पार्टी से जो आदमी उधर जाता है वो गंगा स्नान करके, गंगा जल फेंक करके वो पवित्र हो जाता है। इसलिए वो चिट्ठे निकलेंगे इनके, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से इन्होंने काम किए हैं, लेकिन यहाँ के वक्त आने दो। कोई मीडिया वाला लिख सकता है, एक ने लिखा था, बोला था, वीडियो दिखाया एक मंत्री का, सबका मंत्री का, इनका अध्यक्ष रहे और लोगों के बयान दिए, लेकिन उसके बाद वीडियो भी डिलीट होना पड़ा और वो कहीं सामने नहीं आया कि उसकी भी कोई जांच हुई। ऐसे तो आप छरा सा वीडियो निकले तो आप अफसर सस्पेंड करते हैं, आप उस बंदे को पकड़ते हैं। एक दुनिया ने वीडियो देखे और रोज अखबारों में खबरें छपती हैं, और आम लोगों के लिए तो चुपके से सुबह जा करके रात के अंधेरे में बुलडोजर लगते हैं और बड़े बड़े लोगों को पहले नोटिस दिया जाता है कि आप अदालत से स्टे ले सकते हो तो ले लो। इसलिए दो नीतियां, दो कानून नहीं होने चाहिए गरीब और अमीर के लिए। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और पार्लियामेंट ने लगाया था, उन्होंने कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 सबसे पहला फंडामेंटल राइट है कि आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, मेरा और आपके लिए एक कानून होना चाहिए। देयर इज लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन यहाँ कोई इक्वालिटी नहीं। इसलिए बुलडोजर चले जहाँ गलत है, जहाँ धांधली है, जहाँ इलीगल, लेकिन वो तमाम पे चले। ये ना कि रंजीत सिंह पे चले और रविंद्र शर्मा पे ना चले। इसलिए बुलडोजर के खिलाफ नहीं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को भी ना मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, अदालत के स्टे भी नहीं मानेंगे, और यहाँ आपको दिल करेगा बुलडोजर चलेंगे। ये डिक्टेटरशिप है। अगर इस तरह का कानून होगा फिर रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। आप तो राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में क्या था? राम राज्य को अंग्रेजी में तर्जमा करना हो तो उसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यह है कि यहाँ किसी के साथ बेइंसाफी ना हो, यहाँ हर एक के साथ इंसाफी, और किसी को बख्शा ना जाए, बेगुनाह को छोड़ा ना, तकलीफ ना दी जाए, गुनाहगार किसी को बख्शा ना जाए, वो ऊंच हो या नीच हो। उसको राम राज्य कहते हैं, उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यहाँ तो ना रूल ऑफ लॉ नजर आता है, ये राम जी का नाम लेने वाले, बदनाम करने वाले ये राम राज्य दे रहे हैं। इसलिए बुलडोजर की पॉलिटिक्स से ज़्यादा देर नहीं चलेगी और कांग्रेस संघर्ष करेगी। आपने जो कहा कोई बिखरी हुई नहीं। अगले दिनों आप देखेंगे कि सारी कांग्रेस में मंथन हो रहा है। अगले महीने हमारा चिंतन शिविर है और तमाम चीज़ें होती है। जब विपक्ष में होते हैं बहुत सी बातें, बहुत सी साजिशें भी होती हैं सरकार की और इस सरकार में, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई बिखराव नजर नहीं आएगा। आप आने वाले आप दिनों में देख लेंगे, जिस तरफ आप इशारे करते हैं, हम एकजुट होकर के और महागठबंधन बना करके इनके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। हमने शुरुआत कर दी है। चुनाव की बात क्या होगी पार्टियां तय करेंगी, लेकिन चुनाव के अलावा भी आपने देखा कि ऑल पार्टी हमने जो है संघर्ष किया है। डिलिमिटेशन पे आप धांधली कर रहे हैं। 1,92,000, 1,86,000, 1,88,000 की कॉन्स्टिट्यूंसियां और दूसरी तरफ 37,000 की कॉन्स्टिट्यूंसियां, 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसियां। यहाँ बीजेपी के नेता को लड़ना हो, 50,000 पॉपुलेशन है और आप कहते थे जी इतना अंतर है जी, जम्मू में जी, जो गांधीनगर में जी 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, और वेस्ट में इतनी की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, इसलिए डिलिमिटेशन जरूरी है। आपने क्या डिलिमिटेशन किया? आपने गांधीनगर के नक्शा बदल दिया, आपने ऐसे ऐसे नाम रखे, कोई मोहल्ला इधर कोई उधर। इसलिए डिलिमिटेशन नाम के धांधली हुई है और हमने चेतावनी दी है कि अगर इसको दुरुस्त नहीं किया गया, इसका मतलब चुनाव से पहले जो आप धांधली करना चाहिए। दिस इज रिगिंग बिफोर द इलेक्शंस। इसलिए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट हम देखेंगे, उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे और उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। चुनाव जो जितनी मर्जी धांधली करें, लोग तैयार हैं परिवर्तन लाने के लिए। आज इतनी रैली के लिए तैयारी की गई थी। हम तो सोचते हैं कि 4 आदमी होने चाहिए, सरकार का तंत्र सारा, लेकिन यह है कि वहाँ नहीं। मुझे पता कि 25-30 हज़ार से ज़्यादा भी लोग हुए और इतने लोग जो है, जितने भी लोग हैं, हम कहते थे देश के प्रधानमंत्री की रैली है। हमने नहीं कहा क्योंकि सरकारी रैली थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों में उत्साह नहीं था। जो थोड़े बहुत गरीब लोग डेली वेजर गए भी थे, वो सुनने के शायद हमारे लिए कुछ आ जाए। बाकी तो लोगों को पता है मोदी जी झूठ बोलते हैं, टैक्स लगाते हैं, चमड़ी उधेड़ते हैं, और 5 किलो राशन जो बता रहे हैं वो कांग्रेस की स्कीम है। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो कनक तो 6 रुपये का आटा हो गया, 3 रुपये किलो चावल तो 6 रुपये के चावल हो गए, 12 रुपये के राशन आप लोगों को दे करके आप कहते हैं हम 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने कहा था कि 1 रुपया ही रखो, 2 रुपया ही रखो, लेकिन बंदे को लगना चाहिए कि मैं 1 रुपये 2 रुपये में खरीदा हूँ। आपने उसको तोड़ मोड़ करके
कि वहाँ मोदी जी का फोटो लगा के आटा दे रहे हो, या आप हर जगह अंशुमन कार्ड दे रहे हो तो मोदी जी का फोटो है, वो जंजीत सिंह का अरविंद शर्मा का फोटो नहीं है, तो इसलिए वो भी चलता नहीं। तो इसलिए ये ढोंग जो है वो लोग समझ गए हैं बीजेपी के, और सिर्फ डरते हैं कि अभी चुनाव कब होगा, और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते इनका जुलूस निकल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा, और इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पल्ली में रैली हुई थी और जितने बड़े लोगों ने सपने देखे थे वैसा कुछ नहीं हुआ है। खासकर जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो पहले से भी बदतर हो चुकी है। यहाँ पर बिजली के कट अब 8 से 10 घंटे जो हैं वो सिटी के बीच में होने लगे हैं और लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।